लाने की अपील ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने की है। बता दें कि जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त ना एक्टिव पंच है और ना सरपंच। बीडीसी का दफ्तर भी खत्म है, वहीं जल्द डीडीसी का दफ्तर भी खत्म होने वाला है। वहीं जम्मू और श्रीनगर नगर निगम भी खाली है। ऐसे में अब सबसे पहले चाहे विधानसभा चुनाव हो या विधानसभा ज़िमनी इंतखाब, इसको लेकर इन सबको आगे आना चाहिए। वहीं ग्रास रूट पर काम करने वाले चेहरों की जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि आज गांव में रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल सुधर सके। देखिए, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर हमने तमाम जम्मू कश्मीर के पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, वीडीसी साहिबान, डीडीसी साहिबान और पंचायतें हमारी डिज़ाल्व हो चुकी हैं। एक्स सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमने उनसे गुजारिश की, अपील की है, आह्वान किया है कि भाई आप सभी लोग आगे आ जाएं। नगरोटा विधानसभा और बडगाम विधानसभा आप की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से जो भी आपको अच्छा लगता है बडगाम के लिए, जो भी आपको नगरोटा के लिए अच्छा लगता है, उसको आगे लाएं और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मतदान करवाएं, मतदान करें, लोगों में जाएं ताकि आपकी आवाज़ जो है वो असेंबली में बुलंद हो, जो कि आज तक 70 साल में किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं की। अगर आपको यकीन दहानी है तो आपको इस वक्त आगे आना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, गांव में रहने वाली आवाम के लिए और जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है उसके लिए। इसलिए हमारी सीधी और स्ट्रिक्ट अपील है। मुसाफिरों की बढ़ती मांग को पूरा करने और आसान सफर को यकीनी बनाने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने 19 सितंबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक 15 दिनों के लिए स्पेशल गाड़ी नंबर श्री माता वैष्णो देवी कटरा बनिहाल कटरा मुसाफिरों के लिए चलाई थी, जो कि मुसाफिरों के लिए सड़क ट्रांसपोर्ट के मुकाबले एक बेहतर मुतबादिल साबित हुई। लोगों की सहूलत के लिए गाड़ी नंबर 04688 04687 को 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक गाड़ी के संचालन को 4 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। ये फैसला मंडल रेल इंतजामिया श्री विवेक कुमार, सीनियर डिविजनल कमिश्नर, मैनेजर उचित सिंघल और सीनियर अफसरान की तरफ से दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान गाड़ी नंबर 04688 04687 की टाइम टेबल स्टेशनों पर वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं लोगों से अपील की जाती है कि सफर को लेकर जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट या ऑफिशियल इंक्वायरी नंबर 139 पर राब्ता कर सकते हैं। कश्मीर में स्पोर्ट कंपटीशन में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर महबूबा मुफ्ती के जरिए दिए गए बयान को लेकर बीजेपी तर्जुमान आरएस पठानिया ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत रजिस्टर्ड पार्टी की सदर अगर ऐसी सोच रखती हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के जरिए राष्ट्रगान का अपमान किया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय गान के अपमान व अवमानना पे भी महबूबा मुफ्ती राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। पिछले कल जब एक स्टेडियम में राष्ट्रीय गान को प्ले किया गया तो कुछ नवयुवकों ने न सिर्फ खड़े होने से इनकार किया बल्कि गान का अपमान व अवमानना भी की। चिंता का विषय है कि महबूबा मुफ्ती, जो अपने आप में एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी और पंजीकृत भी भारतीय संविधान के अलावा जितने भी भारतीय कानूनों के तहत जो उसमें जो रोक टोक, जो उसमें लिमिटेशंस हैं, वो सब पे उनमें सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई न सिर्फ उन नवयुवकों के खिलाफ बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध भी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग जिले के डोरू में मीडिया से बातचीत के दौरान मरहूम लीडर सैयद अली शाह गिलानी की जायदाद जब्ती की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी लीडर के परिवार को निशाना बनाना जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक क्रूर और बदले की भावना से प्रेरित कदम है जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दर्द को और बढ़ाता है। उन्होंने कहा ऐसे कामों का कोई मकसद नहीं और सिवाय गहरे घाव और अलगाव को बढ़ाने का। सरकार को सलूक और मेल मिलाप की दिशा में काम करना चाहिए, न कि ऐसी कार्रवाई करके आवाम का भरोसा खोना चाहिए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस फैसले पर दोबारा सोचे और उन कदमों से बचे जो लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज गांधी जयंती है, आज 2 अक्टूबर है। ये उसी गांधी जी का दिन है जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई तब जब पूरा बरसगीर जल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नजर से देखा जाता है।
यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। मतलब ये अफसोस की बात है। गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहां उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती, आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है, मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया। दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने आज करालकुंड के पालपोरा गांव में एक दहशतगर्द हैंडलर की जायदाद कुर्क की है। पुलिस स्टेशन करालकुंड में दर्ज केस एफआईआर नंबर 732011 की जांच के दौरान ये पाया गया है। जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रोपेगेंडा से जुड़े नासिर अहमद गनई, जो कि पालपोरा इलाके में दहशतगर्द एक्टिविटीज को चलाता था, कानून के मुताबिक मामले में जायदाद को कुर्क करने का अमल शुरू हो गया है। हंदवाड़ा पुलिस ने आम आवाम से भी अपील की है कि वो अमन कायम रखने में मदद करें और ऐसे किसी भी शख्स या कम्युनिटी से मदद न दें जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है। और वहीं ख्वातीन में बीमारियों की शुरुआती मरहले में पहचान के मकसद से सरकार ने स्वस्थ नारी नाम का एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। इसी कड़ी में बडगाम जिले के खग तहसील के कचवारी और रियार इलाकों में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह खान साहिब के एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने किया है। इस पहल में बड़ी तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लिया है और सरकार के इस कदम की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि खासकर गायनोलॉजिकल डिसीज से जुड़ी परेशानियों में इलाज के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये प्रोग्राम उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने ख्वातीन को भागीदारी की सराहना करते हुए उन्हें सलाह दी है कि वो बिना किसी झिझक के किसी भी वक्त अपना इलाज करवाएं और हेल्थ से जुड़े कभी समझौता ना करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये मदद अब उनके जरिए तक पहुंच रही है, जिसका फायदा सभी ख्वातीन को उठाना चाहिए। ये स्कीम निकली, ये उन पेशेंटों, उन बच्चों, औरतों, बहनों, बेटियों के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई। इस पर हमने सोच विचार करके ये स्कीम इसलिए निकाली कि जब कोई बेटी, बहन, औरत बीमार होती है, उसको चेस्ट प्रॉब्लम ऐसी होती है तो वो बाद में पता चलता है जब उसको कैंसर हो जाता है या गायनी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक स्कीम ऐसी निकली कि पहले उनका टेस्ट किया जाएगा हर किसी हेल्थ सेंटर पर, हर किसी टीबी सेंटर पर, जहां भी मेडिकल फैसिलिटी है। बडगाम जिले में सीरत कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने मजहबी खुतबा देने पर लगाए गए पाबंदी की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उन्हें मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लेने से रोकना और खुतबा देने की इजाज़त न देना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। उन्होंने खितबे में इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि गाजा और फिलिस्तीन में जारी तबाही के हालात दिन ब दिन संजीदा होते जा रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ये जो बार बार हम पर कदगनें लगाई जाती हैं, बंदिशें लगाई जाती हैं। पिछले हफ्ते हमारा उलमा काउंसिल का बहुत एक अहम इजलास था, वहाँ पे हमें इश्यूज पे बात करनी थी, चाहे हमारे अपने लोकल इश्यूज हों, बैन अवी इश्यूज हों, लेकिन बार बार जो है वो हमें वो मीटिंग करने से भी रोका जाता है, हमें जो है वो आपस में मशावरत से भी रोका जाता है। तो ये तर्ज अमल फौरन से फौरन बंद होना चाहिए। जो बार बार हमें बंद कर देते हैं, जामे मस्जिद को बंद कर देते हैं, मुझे नजर बंद कर देते हैं, किसी इशू पर बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता। एक तो ये मसला है। दूसरा जो आपने कहा कि जहां तक बैन अवी सूरत हाल की बात है,
तो जाहिर सी बात है कि हम सब इस बात के बहुत ही ज्यादा जो है वो इससे परेशान हैं और गमजदा हैं और दुखजदा हैं कि आज जो फलस्तीन में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, जिस तरह से बेगुनाहों का कत्लेआम वहां पे किया जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जेनोसाइड वहां पे किया जा रहा है, और जो डेजिग्नेटेड न्यूट्रल स्पॉट्स हैं वहां पर भी बमबारी करके जो है वो बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि ये सिलसिला फौरन से फौरन बंद हो, सीज फायर हो, जानों का जिया जो वहां पे हो रहा है वो खत्म हो। लेकिन एक बुनियादी बात जो है वो ये है कि जब तक पीस जो है वो तब कायम होगा जब अदल होगा, जब इंसाफ होगा। ये तो ठीक बात है कि एक जो प्रपोजल आया है जिसमें कि मुसलमान कंट्रीज ने भी, 8 मुसलमान कंट्रीज ने भी उसकी हिमायत की, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो उन्होंने नुकात उठाए थे वहां पे, उनको अक्सर जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जो 20 नुकाती प्रोग्राम था उसमें से जो अक्सर जो मेन इश्यूज हैं, जो फलस्तीन के अवाम के लिए हक खुदरादियत की बात है, जो फलस्तीन स्टेट की बात है, जो उनके सेल्फ टर्मिनेशन की बात है, वो तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वहां सीज फायर हो। हमने भी इसको वेलकम किया, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया जो है इसमें अपना रोल अदा करे, सपोर्ट करे उस अमल को, लेकिन वो अमल जो कि डायरेक्टेड हो कि फलस्तीनियों के हुकूक बहाल किए जाए, न कि उनको ऑक्यूपेशन को मजबूत किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि एक जमात को हम बिल्कुल डिसआर्म कर देंगे, लेकिन दूसरी जमात वहां रहेगी और वहां उनको पूरा वो इख्तियार होगा। और जब तक लैंड राइट्स जो फलस्तीनियों को नहीं दिए जाते, जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट की जो बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कि जो फलस्तीनी जो एक इंडिपेंडेंट फ्री पैलेस्टाइन स्टेट की जो हम बात करते हैं उसको एंडोर्स नहीं किया जाता आलमी बरादरी की तरफ से, फलस्तीनियों के हुकूक जो है उनको एंडोर्स नहीं किया जाता, उनकी गारंटीज नहीं दी जाती। क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी जब सीज फायर हुआ, गारंटी दी इजराइल ने, लेकिन जो है वो दूसरे ही 4 दिन बाद जो है उन्होंने फिर सीज फायर तोड़ दिया। तो सबसे पहले जो है वो आलमी बरादरी को जो है वो कमिटमेंट लेना है जो उन इश्यूज पर जो कि फलस्तीन के अवाम के बुनियादी हक हैं और बुनियादी हुकूक हैं। मैं समझता हूं कि उस पर कहां से कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सीरत पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है, इन्हीं चीज़ों से हम इन मसाइल पर, इन मुश्किलात पर, इन चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज मरकजी दफ्तर पर भी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। उलमाए किराम ने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और पूरे माशरे को, पूरे इंसानियत को एक बेहतरीन राह दिखाने की कोशिश की है। वो सीरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी सीरत से उन्होंने अरबों की जो जहालत ख़त्म की, वही जहालत एक हमदर्दी में तब्दील किया, एक उम्मत में तब्दील किया, और उसी पर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। एक सवाल, क्योंकि अभी दुनिया भर में फलस्तीन का गजा का इशू है, ट्रंप ने अपनी तजवीज़ दी है, ये सारे मुस्लिम ममालिक उसका समर्थन कर रहे हैं। ईरान और हमास के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं नाइंसाफी है। आप कैसे देखते हैं? इस फार्मूला बहुत अच्छा है, मगर इससे वो चीज़ हासिल होना चाहिए था जो जिसके वजह से ये हालात पैदा होते जा रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो ख्वातीन के हेल्थ, चाइल्ड केयर और फैमिली वेलफेयर के लिए रखा गया है, इसी कड़ी में आज एसडीएच में एक मेगा अवेयरनेस एंड हेल्थ कैंप्स का इख्तिताम हुआ। इस कैंप का इफ्तिताह एमएलए फारूक अहमद शाह ने किया। ये मुफ्त मेडिकल कैंप एसडीएच टंगमर्ग, नोरा अस्पताल श्रीनगर और 6 कोबरा आर्मी कैंप ज़ेरागढ़ टंगमर्ग की मदद से मुनाकिद किया गया। एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम ने आवाम को मुफ्त मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस टेस्ट फराहम किए हैं। इस कैंप के दौरान मकामी लोग और दूर दराज इलाके से आए मरीजों ने शिरकत की है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मकामी लोगों ने इस पहल की सराहना की और मांग की है कि ऐसे हेल्थ कैंप का इनेकाद वक्त वक्त पर किया जाना चाहिए। सब फैसिलिटीज अवेलेबल रखी हुई थी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सीवीटीएस, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनी
और इनके कुछ और स्पॉट्स ECG था और BMD था, बोन डेंसिटी वगैरह भी चेक कर रहे थे और कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल रखी हुई थी। तो ये जो है हमारा कैंप था, ये एक जॉइंट वेंचर था SDH टंगमरग और नूरा हॉस्पिटल का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो स्टेप पे टंगमरग के लोगों को दे सकें। पहले मैं BMO साहब और सारी टीम जो डॉक्टर्स की यहाँ है उनको मुबारकबाद देता हूँ। 17 से हमने इस कैंप की शुरुआत की, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर आए, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट जो है, ENT, इसी तरह से फिजिशियंस, यूरोलॉजिस्ट, इसमें उन्होंने जो है पेशेंट्स का इलाज किया। और आज के दिन 2 अक्टूबर जो पूरे मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है गांधी जी के दिन पर, पैदाइश के दिन पर। इस जो है 156 ईयर्स जो है पैदाइश का दिन है। और उधमपुर सुभाष स्टेडियम में भी आज दशहरा उत्सव कमेटी की तरफ से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। विजयदशमी के इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोग रावण दहन देखने पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी चबूतरा रामकला मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के मेन चौक चौराहों से होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंची, जहां रावण दहन किया गया। इस मौके पर उधमपुर जिलों के 4 MLA और डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उधमपुर के मकामी लोगों ने भी दशहरा को लेकर काफी जोश देखने को मिला। दशहरा उत्सव समिति की तरफ से दशहरा बड़ा धूमधाम से सुभाष स्टेडियम उधमपुर में मनाया जा रहा है। आज जो दशहरा है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो मैं इस मौके पे तमाम जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनका धन्यवाद करता हूँ। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, क्योंकि इनके सहयोग के बगैर जो है दशहरा जो पर्व है वो मनाया इनका, क्योंकि इनका सहयोग रहता है दशहरे के अंदर, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तमाम जो हमारे उधमपुर वासी हैं दशहरा देखने आते हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। वहीं तुलमुला के माता खीर भवानी मंदिर में भी बड़े जोशो खरोशों के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया गया। यहाँ सैकड़ों कश्मीरी पंडित आए और पूजा अर्चना की है। SSP खलील पोसवाल भी इस मौके पर आए और सबके साथ मिलकर खुशी मनाई। हर साल इस दिन खास पूजा और सकाफती प्रोग्राम होते हैं जो अच्छाई की बुराई पर जीत का पैगाम देते हैं। इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। एक मकामी मुस्लिम शख्स सफट ने कहा कि हम आज अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ दशहरा मना रहे हैं। 25 साल बाद ये त्यौहार फिर से मनाया गया है। जैसे वो ईद पर हमारे साथ होते हैं, वैसे ही हम उनके त्योहारों में उनके साथ खड़े रहते हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह सरहदी जिला राजौरी में भी दशहरा बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया गया। यात्रा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े पुतले जलाए गए, जो अच्छाई की बुराई पर जीत की अलामत है। जिला इंतजामिया भी पूरे वक्त मौजूद रहे और प्रोग्राम की देखरेख की है। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि प्रोग्राम बिना किसी परेशानी के खत्म हो सके। हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा के त्यौहार, जिसे देश भर के साथ साथ आज राजौरी के अंदर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त हम दशहरा ग्राउंड राजौरी के अंदर, जहां पे आप विजुअल देख पा रहे होंगे, अभी यहां पे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहां पे जो दहन यहां पे किया जा रहा है, और मेघनाथ का हो चुका है, कुंभकर्ण का अभी यहाँ पे दहन हुआ है। थोड़ी देर के बाद रावण को भी जलाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको हम राजौरी के ग्राउंड से दिखा रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की यहाँ पे तैनाती की गई है ताकि किसी किस्म की कोई यहाँ पे गड़बड़ी ना हो सके, कोई माहौल खराब ना हो सके। और एक बार फिर से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर से तमाम देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही अपने अंदर का जो रावण है उसे भी खत्म करें, सच्चाई के रास्ते पर चले। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी JNK लद्दाख के लिए मैं अंकित केस। सामा में भी बड़े ही धूमधाम के साथ बुराई पर अच्छाई की अलामत विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अवीर चक्र, रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब और
कृष्ण ड्रामेटिक क्लब के जरिए भगवान राम लक्ष्मण हनुमान की झांकियां निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी को मिली कामयाबी पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां निकाली गई हैं। रैली सांबा हरि सिंह चौक से होते हुए कैली मंडी सांबा और रानी सचेत सिंह मैदान में पहुंची। परिक्रमा के बाद रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले दहन कर दिए गए। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। पूरे सांबा समाज को अपने तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी पूरे लगता था कि पूरा हमारा सांबा यहाँ पे उमड़ गया है। और यही हमारा एक तात्पर्य था कि एक जो हमारी मंडी की, जो सांबा मंडी की जो हमारा ड्रामेटिक जो क्लब है हमारा, और उन्होंने जिस ढंग से इस रामलीला का जो आयोजन किया, जिस ढंग से उसको निभाया, हालांकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन रोज मेरे को ये खबर मिलती थी कि किस ढंग से ये लोग हैं, बच्चे जो हैं, किस ढंग से रामलीला की कार्रवाई कर रहे हैं। ये हर साल निभाया जाता है और इस बार मैं देख रहा हूँ कि ये जोश खरोश जो है ये एक उम्दा दर्जे का था। पुंछ में भी दशहरा पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। हाल ही में खत्म हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें पुंछ ने जान और माल का भारी नुकसान उठाया, उसके बावजूद हजारों की तादाद में अकीदतमंद इस रंगारंग जश्न में शामिल हुए। रिवायती रस्मों के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। एकता और तहजीबी फख्र की अलामत बनकर उभरा। पूरा शहर इस मौके पर एकजुट नजर आया। सनातन धर्म सभा के सदर क्षेत्र पाल शर्मा ने इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि खास प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पुंछ का खटा एरिया, बॉर्डर एरिया, यहाँ पर आज हजारों की संख्या में जो है विजयदशमी का कार्यक्रम देखने के लिए आए। यहाँ पर सत्य पर विजय। जब ये शरदीय नवरात्रे आते हैं तो लगभग 1 मास पहले से दशहरे के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं और पहले नवरात्रे से हनुमान जी की झांकी जो है वो सजाई जाती है और नगर के विभिन्न हिस्सों में जो है हनुमान जी का भ्रमण रहता है और तैयारियों हेतु जो है यहाँ सभी लोग जो है वो जहाँ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं, लोग प्रतिदिन जो है उनको देखने के लिए आते हैं। और आज आपने देखा कि दशहरे का कार्यक्रम पुंछ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रहा। डोडा शहर में भी दशहरा धूमधाम के साथ मनाया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए गए। इसके साथ ही 10 दिनों तक चली रामलीला का इख्तिताम हुआ। शाम 6 बजे ये खेल स्टेडियम में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े पुतले जलाए गए हैं। आज पूरे भारत वर्ष में जितना उसकी तरह आज डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से जितने भी डोडा के लोग, डोडा के वासी हैं, उन सबको दशहरा की बहुत बहुत मुबारक है। और आप जानते हैं आज जो हमारा मेन फंक्शन जो रावण दहन का है, वो जो इस समय स्टेडियम जहां हम खड़े हैं, इस समय डोडा स्टेडियम में, मेन स्टेडियम में, वहीं पे रावण दहन का प्रोग्राम है। तो इसके लिए हमने जो कल रात से ही मतलब कल रामनवमी का त्योहार था, तो तब से ही हमारी कल सुबह से लेके फिर रात से लेके अभी तक हमने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह रियासी में भी दशहरा बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया गया, जो अच्छाई की बुराई पर फतेह की अलामत है। इस मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए हैं। साथ ही बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। रामलीला मंचन हम लोग हर साल करते हैं और इस बार जिस तरह से पूरा हमारा जो प्रांत है वो बारिश, बेमौसमी बादल फटने और ऐसी घटनाओं से त्रस्त था, तो दुर्गा नाटक मंडली का कार्य भी रुका पड़ा था। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों की एक आशीर्वाद है, एक पौधा लगाया गया है, तो सब ने ये फैसला किया कि हम लोग जो रामचरितमानस मंचन जो नवरात्रों में हमारा बेसिक काम है उसे करेंगे। तो सारी टीम ने मिलकर सबके सहयोग के साथ हमने आज दशहरा पर्व, जो जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे ढंग से रियासी के दशहरा को गिना जाता है, तो हमने आज उस दशहरा को मनाया और पूरी टीम के सहयोग के साथ, पूरे युवाओं के सहयोग के साथ रामचरितमानस का मंचन भी किया। आदि कश्मीर में इन दिनों अखरोट की तुड़ाई का सीजन जोरों पर है। हर साल सितंबर से अक्टूबर की शुरुआत तक ये सीजन चलता है। ये सीजन किसानों के लिए माली तौर पर बेहद अहम होता है, बल्कि ये कश्मीर की भी पहचान है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुझे इजाजत आता। सीजन पीक पर है, फार्मर्स अपने साल भर की मेहनत को हार्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अब अखरोट हार्वेस्ट करने का जो सीजन है वो भी शुरू हो चुका है और इस वक्त लोग जो है वो अपने अखरोट की बागों में जाके अखरोट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं।
इस वक्त मैं जिला गांधरबल के गुटली बाग इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की 90% आबादी अखरोट के काम के साथ वाबस्तगी रखती है। और इस वक्त भी यहाँ पर पूरे इलाके में हम जहाँ पर भी नजर डालते हैं, अखरोट के बागों में हार्वेस्टिंग जो है वो की जा रही है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से अखरोट की हार्वेस्टिंग की जाती है, कितने चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अखरोट की हार्वेस्टिंग बाकी फसलों की हार्वेस्टिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो इस रिपोर्ट में आप पूरी प्रोसेस जानेंगे, किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है और फिर किस प्रोसेस से गुजरकर ये अखरोट मार्केट तक पहुँचता है, जहाँ से आप इस अखरोट को खरीदते हैं। गांधरबल जिले के गुटली बाग जैसे इलाकों में अखरोट की खेती बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ के अखरोट देश भर में मशहूर हैं। कश्मीरी में अखरोट को दून और उर्दू में अखरोट कहा जाता है। भारत में पैदावार कुल अखरोट का 95% हिस्सा अकेले कश्मीर से आता है, जो इस फसल की अहमियत को दिखाता है। हालांकि ये फसल जितनी अहम है उतनी ही चैलेंजिंग भी है। अखरोट की तुड़ाई का काम बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि किसानों को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर डंडों की मदद से पके हुए अखरोट को नीचे गिराने पड़ते हैं। अभी जो अखरोट का हार्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आम जो बंदा है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बूटे में ऊपर चढ़ना पड़ता है और खुदा ना खास जो भी इसमें ऊपर से गिर जाता है इंसान तो उसकी मौत भी हो जाती है। अगर मौत नहीं होगी, इसको कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो फिर बिस्तर में पड़ रहता है। कम से कम हमारे इस टाइम हमारे गुटली बाग में जितना मेरे को याद है, कम से कम 15-20 लोगों को तो मेरे आंखों के सामने मौत होगी। 5-6 बंदे तो अभी तक वो बिस्तर में पड़े। सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें यही जो हार्वेस्टिंग का काम है, यही ज्यादा हार्वेस्टिंग काम जो वो उतारने का वो ज्यादा मुश्किल है इसमें। तो आप कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठाते या फिर सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिलती जहाँ पे हार्वेस्टिंग को थोड़ा आसान बनाया जा सके, ताकि लोगों की जान जो है वो बच सके? अभी तक इसमें कोई गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। हार्वेस्टिंग के टाइम पे खासतौर अखरोट जो है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया कि इसमें अगर नए टेक्नोलॉजी जैसा नया टेक्नोलॉजी होगा, उसमें अखरोट के बूटे में चढ़ जाएंगे। और इसका जो हम अगर हम बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, एक जवान को यहाँ पे बेल्ट लाने में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए के बेल्ट आता है, और एक मजदूर जो है वो कहाँ बेल्ट उसको ले सकता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम निकाले जो लेबर का काम कर रही है, उसको गवर्नमेंट अगर सब्सिडी के थ्रू पे इस पे बेल्ट अगर दे इशू करेंगे तो ज्यादा उसकी जान बच सकती है। अखरोट की तुड़ाई के ये अमल कई मरहले में होते हैं। सबसे पहले पेड़ से अखरोट तोड़े जाते हैं, फिर उन्हें जमीन से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन अखरोटों को 3 से 5 दिनों तक खुले में रखा जाता है, ताकि उनका छिलका ढीला हो जाए। फिर छिलका उतारने और अखरोट धोने का काम होता है, जो पहले हाथों से होती थी, लेकिन अब मशीनों की मदद से कहीं ज्यादा तेज और सफाई से की जाती है। इसके बाद अखरोटों को 5 से 6 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, जिससे उनका स्वाद और क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाती है। अगर बाजार में अखरोट के गिरी यानी कि कर्नल की मांग होती है, तो किसान अपने परिवार के मेंबरान के साथ मिलकर अखरोट फोड़ते हैं और उसमें से गिरी निकालते हैं। इस तरह से कच्चे अखरोट और गिरी दोनों ही बाजार में फराहमन कराए जाते हैं। ये काम हो रहा था कि पहले हम अखरोट जो बूटे से उतार के लाते हैं, फिर इसको डैम कर लेते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसका जो छिलका होता है ये थोड़ा नरम होके फिर हम इसको हाथों से उठाते हैं। उसमें हाथों से प्रॉब्लम ये होती थी, एक तो हमारे हाथ बिल्कुल काले हो जाते थे, और इसमें ये थोड़ा एक किस्म के ये जो इसके स्किन भी खराब हो जाती थी। उस वजह से जो आज नई टेक्नोलॉजी आई, इसमें हमने मशीनें लाई, तो मशीन से अखरोट उसी जैसे पेड़ से उतार के उसी टाइम आके यहाँ पे हम इसको साफ करके ऐसे कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत आसानी है इस मशीन से। कुल मिलाकर अखरोट की तुड़ाई का ये मौसम कश्मीर के किसानों के लिए एक तरफ आमदनी की उम्मीदें लेकर आता है, तो दूसरी ओर जोखिम भरा भी होता है। इसमें बहुत मुश्किल होती है। जब भी इस अखरोट पे चढ़ता है तो बंदा यूं समझ के चढ़ता है कि वापस आना नामुमकिन होता है, क्योंकि कितने इस पे गिर के मर भी सकते हैं और चोटें भी आ सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी हो, बेल्ट वगैरह, तो इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। मुश्किलात तो आज भी है, क्योंकि ये ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें बंदा सीनियर हो गया तो फिर नहीं मुश्किल। ये कहीं पे हमें 50-60 फुट भी हाइट चढ़ना पड़ता है, किसी जगह में तो पूरा मतलब ये डाला वगैरह पकड़ने का मौका भी नहीं होता, तो फिर हमको बहुत मुश्किल आती है कि पूरा टॉप तक चढ़ना पड़ता है। कहीं अखरोट दिखा तो वो उतारना है, तो बहुत मुश्किल होती है आज भी तो, पहले से भी हो रही है। अगर सरकार सही वक्त पर सही मदद और सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा दे,
तो कश्मीर की वॉलनट इंडस्ट्री और ज्यादा फल फूल सकती है और किसानों को उनकी मेहनत का सही प्राइस मिल सकता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है सरकार से कि सरकार को कुछ इकदाम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे सेफ्टी गियर्स जो है उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि अगर वो 100-120 के फुट के पेड़ पर चढ़कर इन अखरोटों की हार्वेस्टिंग करें तो कम से कम उन्हें जान का खतरा ना रहे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांदरबल से मैं